हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पे चल रही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जिन फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में हम अभी तक पिछले वीडियोस में बात करते रहे हैं उन्हीं में कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अपने वीडियोस में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। साथ ही हमको ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। और जिन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हुए चल रहे थे, जिसमें हमने विस्कोसिटी के बारे में बात की थी, हमने डेंसिटी के बारे में बात की थी, हमने स्पेसिफिक वेट के बारे में बात करी थी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात की थी, तो उसी क्रम में आज हम प्रॉपर्टीज के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो फ्लूइड की जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कहीं ना कहीं उनका रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैटर कर जाता है। जब हम बात करें वॉल्यूम एक्सपेंशन तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट और विद रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ पर मैटर करने वाला है। और ये कि सिंपल सा रेशियो है विच सेज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि हम प्रेशर को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि टेम्परेचर को ठीक चेंज करेंगे और उसके हिसाब से डेंसिटी का वेरिएशन क्या निकल करके आता है वो हमको देखना है। अब डिपेंड करता है कि हम गैसियस स्टेट के लिए बात कर रहे हैं या फिर लिक्विड स्टेट के लिए बात कर रहे हैं और उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए जब हमको यहाँ पर डिनोट करना है तो हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं और जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा ठीक वो इस तरीके का आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डीवी ओवर वी, जो यहाँ पे हमने वी लिखा हुआ है, अपॉन डी टी, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक, अगर हम इसको इस तरीके से कुछ लिखें कि रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ठीक, तो m इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। भले ही हमने डेंसिटी के लिए या फिर वॉल्यूम चेंज के लिए कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल किए हैं तो, बट मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हम m को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रो इंटू वी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप इस तरीके की मिल जाएगी, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू रो डी वी प्लस वी डी रो। और इससे वॉल्यूम चेंज का जो इफेक्ट है वो डेंसिटी पर क्या पड़ेगा वो हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं देखिए dv ओवर v अपॉन dt, ठीक है ना, dv ओवर dt और हमने v करके लिखा बिकॉज दैट वाज व्हाट टू से फुल मतलब व्हाट टू से फुल टर्म, ठीक है ना, क्या कहते हैं, हम ओरिजिनल वॉल्यूम लेकर के चले थे इसलिए हम वहां पे v लिख रहे हैं और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर एक चेंज आ रहा है उसके फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए डेल्टा v अपॉन v जब हम लिखें तो इस ये यहाँ पर हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है विद टेम्परेचर, जहां पर हमने टेम्परेचर को चेंज किया हुआ है। ठीक, और यहां पर जब इसी रिलेशनशिप के हिसाब से डेंसिटी को चेंज करके लिख रहे हैं तो हमारी जो रिलेशनशिप है किस तरीके का आ रहा है कि डी रो ओवर रो अपॉन डी टी और होल का माइनस, बिकॉज नेगेटिव जो साइन हमको यहाँ पर नेगेटिव मिला हुआ है अकॉर्डिंगली। ठीक, अकॉर्डिंग जब हम इसको क्या कहते हैं चेंज के हिसाब से डेल्टा के फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल्टा रो अपॉन रो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और उसका नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया है और वहां से हमको ये पता पड़ेगा कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वॉल्यूम और जो डेंसिटी है, ठीक है ना, और उसका जो रिलेशनशिप निकल करके आएगा क्या कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम है,
और अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये जो नेगेटिव साइन है वो वहां पर साथ में निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। और जिस तरीके से हमने पीछे में बात की हुई थी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में और बल्क मॉडुलस के बारे में, तो कि ईवी फॉर एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी इज इक्विवेलेंट टू द इनवर्स ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब कि ईवी मतलब वर्क मॉडुलस को जो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनवर्स ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि जो डिग्री केल्विन में निकल करके आएगा उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अब आते हैं पहले तो अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, विच सेज स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड फॉर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए हमको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हम उसको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, ठीक। सिंस द प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। अब जब हम डेंसिटी के बारे में बात करें तो क्या P इज इक्वल टू रो आर टी। तो यहाँ पर ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो हमको ये देखना है कि हमको एक यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड के टेम्परेचर को 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, ठीक, वो हमारी स्पेसिफिक हीट में आएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम वन टेम्परेचर टू अदर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द वेदर द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दैट द एनर्जी सप्लाइड इज इन यूज्ड इन डूइंग द वर्क इंस्टेड ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि वहां पर ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। ठीक, और यहां पर क्लियरली लिखा हुआ सो द एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड इन डूइंग द वर्क इंस्टेड ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं टेम्परेचर क्या कहते हैं बढ़ नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी, मतलब क्या कहते हैं वो डूइंग द वर्क मतलब दूसरी तरीके से यूज होने लग जाएगी। फॉर अ गिवन गैस टू स्पेसिफिक हीट्स आर डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू टू एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे बात करें कि जो नीचे रिलेशन लिखा हुआ है दैट होल्ड्स गुड फॉर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर फॉर एयर सीपी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। और जो सीवी है, ठीक है ना, जब हम पीछे बात करें यहाँ पे सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, ठीक, तो दैट इज गोइंग टू बी 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। और जो हमारा फॉर्मूला है वो किस इस तरीके से आ जाता कुछ इस तरीके से आ जाता है सीपी माइनस सीवी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट मतलब आर, ठीक है। और जो अगर हम इंडिविजुअल फार्मूले के बारे में बात करें तो सीपी इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन और सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद होती है लिक्विड में और उसके बाद होती है गैसेस में, ठीक। और जो चीज सबसे ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहीं ना कहीं है डेंसिटी, कि डेंसिटी कम है या ज्यादा है, मतलब कि कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है और उस मास की कंटिन्यूटी किस तरीके की है, कहीं ना कहीं उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड कैसी होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज दैट द डिस्टर्बेंसेस इंट्रोड्यूस्ड एट सम पॉइंट इन द फ्लूइड प्रोपोगेट एट अ डेफिनेट वेलोसिटी और एट अ फाइनाइट वेलोसिटी, ठीक है। और द वेलोसिटी एट विच दी डिस्टर्बेंसेस प्रोपोगेट इज नोन एज अकाउस्टिक वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। जिसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर डिफरेंस अपॉन डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है ना। और अंडर रूट तो हमने पहले बोला ही हुआ है, मतलब कि डेंसिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है और प्रेशर का डिफरेंस कितना हो रहा है उसके रेशियो का अंडर रूट निकालेंगे तो हमको स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगी, जिसको अगर हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कि ईवी बल्क मॉडुलस के बारे में जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे डिवाइडेड बाय रो, उससे उसके अंडर रूट से भी हमको सेम क्वांटिटी ही पता चलेगी। और जब हम बात करें आइसोथर्मल के केस में, ठीक है, और दूसरा जो हमारा केस बनता है वो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में बात करें तो जो ईवी है वो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी, ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड बन जाएगी दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ पी अपॉन रो। और जो सी को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे फॉर आइडियल गैस मीडियम के लिए, तो हमारा वहां पर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर टी। ठीक है। जब हम इसी चीज को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक और रिवर्सिबल दोनों प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो वहां पर जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है वो किसके बराबर हो जाता है, गामा पी के बराबर हो जाता है। ठीक है। और उस केस में जो सी की वैल्यू है, जो सी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। और क्या कहते हैं, यहां से हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता पड़ जाएगी। एक बार फिर से, सी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। और जब हम इससे आइडियल गैस मीडियम के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट गामा आर टी। ठीक है। तो दोनों केसेस में अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो वही गामा का ही डिफरेंस निकल करके आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में। ठीक, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, वेपर प्रेशर के बारे में बात करनी है। ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर इन फेज इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। For a pure substance, it is same as the saturation process pressure in fluid motion. If the pressure at some location इज लोअर देन द वेपर प्रेशर, बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग। ठीक है ना। देखियो यहां पर उन्होंने लिखा इफ द प्रेशर एट सम लोकेशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर, तो वहां पर जो बॉइलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, बबल्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग। ठीक है। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ठीक है ना, गैसियस फेज एक तरीके से, इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड at a given temperature। ठीक है ना। this phenomena is called as cavitation because they form cavities in the liquid। तो जब हम यहाँ पर कैविटेशन के बारे में बात करें तो वो जो बबल बन रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर कैविटेशन का प्रोसेस जो है वो अकर करेगा। ठीक है। और जो यहाँ पर हमको वेपर प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल पार्ट, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड दिस कैविटेशन। और क्या कहते हैं, कैविटेशन इज नॉट अ गुड थिंग, पहली चीज हमको यहाँ पर समझ लेनी है। ठीक है। और एक चीज और कि हम फ्लूइड को गर्म करते चल रहे हैं और एक सर्टन लिमिट के बाद ऐसा आएगा कि वो बॉयल करने लग जाएगा, उसकी बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगी। ठीक है। और जो प्रेशर उन वेपर्स की वजह से बनेगा उसको हम वहां पर वेपर प्रेशर कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं लिक्विड साथ में है और प्लस वो आसपास जो भी उसके मीडियम है उसके ऊपर ही वो प्रेशर लगने वाला है। और ये जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है वो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और it occurs because of the escaping of molecules through free liquid surface। ठीक है। अगर if the pressure above liquid surface is reduced by this by some means the boiling temperature will also be reduced। ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे हमने प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर कम कर दिया तो वहां पर जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी नीचे आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे हम पहाड़ों पर गए और वहां पर क्या ये चीज क्या होती है कि खाना देर से पकता है, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए क्या कहते हैं पानी जो है हमारा वो जल्दी बॉयल होने लग जाता है वहां पर। if pressure is reduced to such an extent that it becomes equal to or less than the vapor pressure, the boiling of the liquid will start even at very very low temperature। मतलब 20-30 डिग्री का आप टेम्परेचर ले लो उतने पे भी, क्यों कि प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट। ठीक। if the pressure above liquid surface is reduced to vaporization pressure the liquid can boil at any temperature। मतलब कि वहां पर लिक्विड सरफेस के ऊपर हमने वेपराइजेशन प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, मतलब क्या कहते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको अगर हम वेपराइजेशन प्रेशर से के तक लेकर के आ गए या उससे भी रिड्यूस कर दिया तो वहां पर क्या होगा कि जो लिक्विड है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करने लग जाएगा। अब जब हम कैविटेशन के बारे में बात कर रहे थे इन बबल्स की वजह से कैविटेशन होता है। ठीक है। तो क्या है कि लिक्विड इन ए फ्लो सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू लो प्रेशर, जब उसके ऊपर कम प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक, विच बिकम इक्वल टू और लेस देन द वेपराइजेशन प्रेशर स्टार्ट टू वेपराइज और एंड स्टार्ट फॉर्मिंग बबल्स। ठीक है ना, वहां पर बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। ठीक।
These bubbles are carried away by flowing water into the region of high pressure. लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ में मूवमेंट होगा, वेयर वो जो जैसे हाई प्रेशर आया तो क्या होगा कि वहां पर वो बबल्स जो है कोलैप्स करना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि फूटना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हाई इंपैक्ट प्रेशर बनने लग जाएगा। ठीक, और एट टाइम्स ये जो हमारा इम्पैक्ट प्रेशर होता है वो इतना हाई होता है कि और वो पड़ता है एडजॉइनिंग बाउंड्रीज के ऊपर, कि वो जो बाउंड्रीज हैं वो इरोड करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है ना, वहां पर इरोजन स्टार्ट हो जाता है और वहां पर कैविटीज जो हैं वो हमारी फॉर्म होने लग जाती हैं, और इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैविटेशन। और क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा कि ये अच्छा नहीं है, क्यों, अगर इरोजन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मटेरियल हमारा वहां पर वीक होने लग जाएगा, विच इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन फॉर द सर्विसेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, सो अब यहां पर हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, क्या कहते हैं, अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या होता है कि व्हेन a liquid or gas or two immiscible liquids are in contact, an unbalanced force is developed at the interface stretched over the entire fluid mass। ठीक है, the intensity of molecular attraction per unit length, यहाँ हमने molecular attraction के बारे में बात की है, ठीक है ना, at along any line in the surface is called the surface tension। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, spherical liquid droplet of radius r and pressure difference delta p between the outside inside and outside surface of the droplet is given by delta p 2 sigma upon r। In SI system the unit and dimension of the pressure can be written as Newton per meter, and the dimensions are going to be m t to the power minus 2। जिस चीज को हमको यहाँ पर समझना है वो ये, tensile force acting on the surface of the liquid in contact with a gas or on the surface between two immiscible, मतलब जो आपस में मिक्स नहीं किए जा सकते। ठीक है, और इस तरीके से व्हेन द कॉन्टेक्ट सरफेस इस तरीके से बिहेव करने लग जाए कि जैसे कि मेम्ब्रेन अंडर टेंशन है। ठीक है, तो अब वहां पर जैसे हमने कहा कि यूनिट लेंथ के ऊपर, अब ये जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब ये कोहेजन कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर हम जब कैपिलरी के बारे में बात करेंगे तो वहां पर तो खैर अधेशन भी कहीं ना कहीं ये यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगा, और उस केस में जिस तरीके से हमने कहा, जो सिग्मा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ बाई एल। ठीक है, तो यहां पे हो गया ये हमारा अट्रैक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, ऑफ द सरफेस, जिसकी सरफेस के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। ठीक, और क्या कहते हैं, जब हम आइडियल फ्लूइड के केस में बात करें तो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है हमारी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई फोर्स उस तरीके का एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो मोटा मोटा फिर से, intensity of the molecular attraction per unit length or force per unit length, that will be called as surface tension। तो जब हम सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर, ठीक है, ये हमारे लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमको यहां पर याद रखना है। लेकिन हाँ, कंडीशंस में स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस आर एंड प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी, उस कंडीशन में हम यहाँ पर सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है उसको डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर लिख पा रहे हैं। ठीक, इसको हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं स्टेट रिलेशंस फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स। All gases at high temperatures and low pressures are in good agreement with the perfect gas law, जो हम यहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT करके लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको रो RT करके इस तरीके से लिख रहे हैं, और जब हम इसको और सही से लिखना चाहें तो रो R बार अपॉन M मल्टीप्लाइड बाई टी भी लिख सकते हैं। हमारे अपने क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जहां पर हम आर बार को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं और एम को यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, जबकि आर जो है हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और जब हम बात करें लिक्विड के केस में तो एक बात तो पक्की है कि मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस लिक्विड के केस में कम होगी एज कंपेयर टू गैसेस, तो जो कंप्रेसिबिलिटी का पार्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब कि लिक्विड्स आर गोइंग टू बी
incompressible, okay, nearly incompressible, and they are going to have a single reasonable constant specific heat. ठीक है, क्योंकि वहां पर चूंकि आई मीन मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, तो वहां पर कंप्रेसिबिलिटी कम हुई, तो मतलब अगर हीट हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं तो जो उसका प्रोपोगेशन है वो भी ऑलमोस्ट एक तरीके से ग्रेजुअल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए जो कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट की बात लिखी गई है, उसके पीछे की वजह वही है। द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर, ठीक है, एंड इंक्रीजेस मॉडरेटली विद प्रेशर। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। और जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर हमारी जो डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो टेम्परेचर के साथ में जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, और प्रेशर के साथ में जो वॉल्यूम है हमारा वो कम हो रहा है। ठीक, और फॉर्मूला सबको अब तक रट गया होगा, रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी, और यहां से हम इसको ये जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। Neglecting the temperature effect, an empirical pressure density relation is expressed as P upon PA, that is going to be equal to B plus 1 rho upon rho A to the power n minus B. Here B and n are the non-dimensional parameters that depend on the fluid type and vary slightly with temperature. जब हम पानी के बारे में बात करें तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर जो डेंसिटी हमारी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाती है, एंड द कांस्टेंट्स आर टेकन एज बी इज इक्वल टू 3000 एंड एन इज गोइंग टू बी टेकन इक्वल टू 7। ठीक, तो इस चीज का हमको वहां पर ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को इसी तरीके से अपना सहयोग सहायता देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, और हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं ये बताने में हमको तनिक भी संकोच मत करिए, बिल्कुल भी झिझक मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।